नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। देश में सबसे बड़े चुनाव के लिए मंच सज चुका है। चुनाव की तारीखें आ चुकी हैं। 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में वोटिंग होगी। 4 जून को वोटों की गिनती होगी। जून की गर्मी में किस दल के अरमान पूरे होंगे और किस दल का सरकार बनाने का सपना टूटेगा, ये 4 जून की तारीख बताएगी। इसी कड़ी में रविवार को इंडी गठबंधन ने मेगा रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें गठबंधन के कई बड़े चेहरे शामिल हुए और एक साथ आकर ताकत का परिचय दिया। देखिए, शक्ति का मतलब नारी शक्ति से है, आधी आबादी को साधने से है। दरअसल भारतीय परिवेश की बात करें तो शक्ति का पर्याय नारी शक्ति से माना जाता है और राहुल के बयान को पीएम सहित भाजपा ने इस मुद्दे को जमकर लपका हुआ है और आधी आबादी को साधने की भी कोशिश की है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अब लोकसभा चुनाव की लड़ाई शक्ति पर आ गई है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल है। देश में कई बड़े मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, जातिगत जनगणना, राम मंदिर और हाल ही में आया हुआ चुनावी चंदा भी। इन सब पर जो चर्चाएं हैं वो तेज हैं। लेकिन क्या विपक्ष के पास इससे पार पाने की रणनीति है? बीजेपी का 400 पार के परसेप्शन की काट क्या विपक्ष के पास है? क्या मेगा रैली और शक्ति प्रदर्शन से बनेगी बात? इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव का रण सजने के बाद राजनेताओं की हुंकार और तेज हो गई है। 2024 के मुकाबले के नतीजे 4 जून को आएंगे। इससे पहले मौसम प्रचंड गर्मी का होगा और तेज होगी चुनावी सरगर्मी। लेकिन हाल फिलहाल मुद्दों से इतर इंडिया और एनडीए गठबंधन के नेता शक्ति प्रदर्शन में लगे हुए हैं। रविवार को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन मौके पर भी इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मोदी को अपना जोर दिखाया, जिसमें राहुल गांधी ने शक्ति से लड़ने की बात कही, लेकिन वे शक्ति के संदर्भ को ठीक से समझा नहीं पाए और भाजपा या यूं कहें कि पीएम मोदी के जाल में जा फंसे। राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर पीएम मोदी सहित बीजेपी ने उन्हें जमकर आड़े हाथों लिया है। पीएम ने कहा कि गठबंधन के नेताओं ने सनातन का मजाक बना दिया। अब वो शक्ति पर हमला कर रही है जो देवी का स्वरूप है। पीएम ने कहा कि मेरे लिए हर बेटी, माँ और बहन शक्ति का स्वरूप है। जो शक्ति के खिलाफ आवाज उठा रही है, मैं उनकी चुनौती स्वीकार करता हूँ। अभी कल मुंबई में इंडी अलायंस की रैली थी। ऐसा शिवाजी पार्क जहां से इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है और मेरी इन माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडी अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। अब जिस तरह से परिवारवाद के मुद्दे पर लालू यादव ने पीएम को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए उसे अपना हथियार बना लिया, वैसे ही अब शक्ति की भक्ति भी पीएम मोदी और बीजेपी के लिए संजीवनी का काम करेगी। लेकिन यहाँ हम आपको राहुल गांधी का वो बयान भी जरूर सुनाना चाहेंगे जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार को घेरते हुए बीजेपी और मोदी से लड़ने की बात कही थी और हिंदू धर्म में शक्ति शब्द और सनातन का जिक्र किया था। हिंदू धर्म में
शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है, हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। क्या आप सोचते हो शिवसेना के लोग, एनसी के लोग ऐसे ही चले गए? नहीं। जिस शक्ति की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको बीजेपी की ओर किया है। जो शक्ति राहुल जी ने बताया, मैं तो खुलकर बताऊंगा, ये जो शक्ति कहने की शब्द है, मोदी जी के पास आरएसएस की शक्ति, आरएसएस की आइडियोलॉजी, मनुवाद, ये उनकी शक्ति है। अब भले ही राहुल गांधी ने ट्वीट कर अपने बयान पर सफाई दी, कहा कि मोदी जी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, वो किसी न किसी तरह उन्हें घुमाकर उनका अर्थ हमेशा बदलने की कोशिश करते हैं। जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी है। बहरहाल अब लोकसभा चुनाव के रण में परिवारवाद के बाद शक्ति की भक्ति पर सियासत रंग चढ़ने लगा है। अब चुनाव में ये रंग और कितना गहराता है, ये तो देखने वाली बात होगी। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए, तो शक्ति नारी शक्ति है, शक्ति का मुखौटा पीएम मोदी है या कुछ और है? लेकिन एक बात है, आज इन बयानों को सुनने के बाद ये वाकई में समझना होगा कि कोई किसी से कम नहीं है। आपने जितना भी बोला, जैसा भी बोला, जो एक परसेप्शन बनाने की यहाँ पर कोशिश की, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी को जिस तरीके से देखा और समझा जाता है, उनकी बातों को कहते हैं ना कि एक प्रभाव डालने की जो कोशिश है, उन्होंने सीधे वहाँ पे ऐसा पलटवार करके काट किया है कि अब आप उस पर सफाई देते रहिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है जहाँ आपने शक्ति शब्द का इस्तेमाल किया, वहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पष्ट कर देना था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो कर दिया कि आरएसएस यानी आरएसएस की शक्ति, वहां से तो चीजें समझ में आई, लेकिन राहुल गांधी ने तो स्पष्ट रूप से कह दिया कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति और हमारी लड़ाई शक्ति से है। अब वो शक्ति नारी शक्ति में चली गई और लेने के देने कहीं ना कहीं कांग्रेस को पड़ते नजर आ रहे हैं। खैर, सफाई दे दी है, क्या उतना सफाई देने के बाद समझा पाएंगे जनता को? चर्चा को आगे बढ़ाते मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए रत्नाकर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं महाराष्ट्र से। रत्नाकर जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अनूप ठाकुर हमारे साथ जुड़े हैं। अनूप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए महेश आर्य हमारे साथ जुड़े हैं। महेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए रीना सक्सेना हमारे साथ जुड़ी हैं। रीना जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक दिल्ली से रुद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। रुद्र प्रताप सिंह, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अनूप जी आपसे। मेरी आवाज पहुंच रही है? मेरी आवाज आ रही है अब तक? बिल्कुल आ रही है। अनूप जी, मैं सबसे पहले शक्ति का अर्थ जो है मैं भी समझ गई, मुझे लगता है हम सब समझ गए, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा, उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि वाकई में बड़ा एक हिट करने की कोशिश है? वैसे भी एक शक्ति प्रदर्शन था ही, लेकिन पीएम मोदी ने जो बात कह दी है, अब सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? अब देखिएगा, ये भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ है नहीं, कैसे न कैसे किसी भी बातों को घुमाकर भ्रमित कर देने का काम करते हैं। मूल मुद्दों से कैसे भटकाया जाए वो प्रयास करते हैं। शक्ति, जब इनको आज वो शक्ति याद आ रही है, आप देखिएगा, हम उस शक्ति की दो तरह की शक्तियां होती है, एक देवी शक्ति, एक असुरी शक्ति। तो ये जो मुखौटा भारतीय जनता पार्टी का, ये असुरी शक्ति। देखिए, बहुत राहुल गांधी जी ने भी स्पष्ट किया कि ऐसी शक्ति जिसने को, ईडी को, चुनाव आयोग को, मीडिया को, भारत के उद्योग जगत को, भारत के समूचे संवैधानिक ढांचे को ही अपने चंगुल में दबोच लिया, उन शक्तियों के खिलाफ हमारी लड़ाई है।
लेकिन उसको आप देखिएगा कि अलग तरीके से प्रसारित करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि कोई ये बात ना कर ले कि बेरोजगारों को रोजगार दिया नहीं दिया, महंगाई के मुद्दे पे कोई बात नहीं कर ले, जीएसटी की बात कोई ना कर ले, किसानों की एमएसपी की बात कोई ना कर ले, उन पे तो गोलियां बरसाई जा रही है। और महिलाओं की बात करने वालों से मैं पूछता हूं कि एक तरफ जब आप कहते हो कि भाई शक्ति हमारी माता हमारी बहनें हैं, जब मणिपुर के अंदर महिलाओं को नग्न अवस्था में दौड़ाया जा रहा था तो प्रधानमंत्री जी क्यों जवाब नहीं दे रहे थे? आज तक प्रधानमंत्री जी मणिपुर पे नहीं बोले। जब जाट बेटियां दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रही थी तो प्रधानमंत्री जी को याद नहीं आई कि वो शक्ति स्वरूप है, तब वो अपने ब्रजभूषण जी को संरक्षण प्रदान कर रहे थे। तो ऐसे हालातों में आप देखिएगा कि किसी भी बात को घुमा फिरा कर प्रस्तुत करना, मूल मुद्दों से देश की जनता को भटकाना, ये भारतीय जनता पार्टी के जहन में है। और इससे अब देश की जनता भी चिर परिचित हो चुकी है। और अब जो चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी। ये इस तरीके से अब जनता को भ्रमित करने की स्थिति में नहीं रहेंगे, ऐसा हमारा मानना है। चलिए रत्नाकर जी, आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, लेकिन मैं अनूप जी की आवाज बहुत अच्छी तरह से नहीं सुन पाया। ठीक है, उन्होंने जिस तरीके से एक कॉन्फिडेंस दिखाया है, मैं थोड़ा बहुत संक्षेप में बता देती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को इस आने वाले चुनाव में मुंह की खानी पड़ेगी। दूसरी बात, दो तरह की शक्तियां होती हैं, दैवी शक्ति, असुरी शक्ति। तो कहीं ना कहीं जैसे कि शक्ति का मुखौटा पीएम मोदी को बताया, तो अब आप समझ लीजिए असुरी शक्ति क्या होगी, वो काम करती है। अब आप इससे समझ जाइए कि और उन्होंने क्या क्या बोला है। लेकिन मेरा जो सवाल है उसको भी लेते चलिएगा कि जिस तरीके से इस बात को रखा है, ये बात तो सच है कि शक्ति प्रदर्शन था, शक्तियों की बात करिए, शक्तियों का उनका मतलब ताकत से था कि बड़ा जो ईडी है आपके पास, जो सीबीआई है आपके पास, उनको कहीं ना कहीं इस्तेमाल करके, ये विपक्ष की तरफ से मेरी व्यक्तिगत बातें नहीं है, ये उसकी ताकत का इस्तेमाल जो आप करते हैं, उन सब से लड़ने के लिए, उस शक्ति के लिए हमें लड़ना है। लेकिन मुझे लगता है जो पलटवार चला गया वो नारी शक्ति पे चला गया। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, और आपने दिखाया भी कि राहुल गांधी जी ने क्या कहा। राहुल गांधी जी ने यही कहा कि हिंदू धर्म में शक्ति के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे हैं। इसका यही मतलब होता है कि आप, हम जो सनातन हिंदू धर्म में शक्ति स्वरूप जो माँ दुर्गा मानते हैं, उसके खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आखिर में आप सनातन का अपमान, हिंदू धर्म का अपमान बार बार राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के लोग क्यों करते आ रहे हैं? आज ये बात कर रहे हैं दैवीय शक्ति और असुरी शक्ति की, तो मैं कहना चाहूंगा कि दैवीय शक्ति के बारे में आप जानते हैं अगर, तो दैवीय शक्ति किसके साथ है? जनता किसको आशीर्वाद दे रही है? क्योंकि असुरी शक्तियों को के खिलाफ जो है मां ने लड़ा था। मां दुर्गा ने महिषासुर के खिलाफ, असुरी शक्ति के खिलाफ लड़ा था और उसका वध किया महिषासुर का। तो हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो असुरी शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। और असुरी शक्ति कौन है? जो सनातन धर्म का विरोध कर रहा है, या वह ये असुरी शक्ति है जो प्रभु श्री राम का 500 साल के बाद मंदिर बन रहा है, उस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे हैं, उस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के उद्घाटन में नहीं जा रहे हैं। तो ये असुरी शक्ति है। और राहुल गांधी जी के बयान के बारे में मैं कह लूं कि राहुल गांधी जी ने ये कोई पहली बार बयान नहीं दिया है। राहुल गांधी इसके पहले भी कह चुके हैं सदन में कि मूर्तियों के अंदर कोई भी प्राण नहीं होता है, वो शक्तिहीन होती है। अरे इनको क्या मालूम कि मूर्ति जो मंदिर में होती है उसको विग्रह कहते हैं हम, और विग्रह जो होता है उसे प्राण प्रतिष्ठा जो है कराई जाती है। और हम साक्षात जब मंदिर में जाते हैं तो उस मूर्ति को साक्षात ईश्वर मान करके अपनी मनोकामना पूर्ण करके लिए उनसे आग्रह करते हैं। और लाखों लोग जो राम मंदिर में जा रहे हैं, प्रतिदिन 3 लाख लोग जा रहे हैं, और काशी विश्वनाथ मंदिर में जा रहे हैं, वो क्या है? वो क्या मूर्ख लोग हैं क्या? वो सारे लोगों का विश्वास हिंदू धर्म में है, प्रभु श्री राम में है, देवी शक्तियों में है, ईश्वर में, शक्तियों में आस्था है। लेकिन इन लोगों का आस्था नहीं है। जब भी मौका मिला है, इंडी गठबंधन के लोग जो है सनातन धर्म को बदनाम करने का काम किए। डीएमके नेता ने किस तरह से हिंदू धर्म को जो है वह डेंगू मलेरिया की उपाधि दे दी, किस तरह से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अरे भूख लगेगी तो कोई मंदिर जाएगा क्या? उनको शायद ये नहीं पता है कि हमारे हिंदू धर्म में उपवास रह करके
एक दिन व्रत रख के बिना खाए पिए और हम ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हैं, तो हमारे 82% जो हिंदू भाई हैं, जो सनातनी भाई हैं इस देश में रहते हैं, उनको सबको अपमानित करने का और बार बार अपमानित करने का काम अगर कोई करता है तो राहुल गांधी सहित इंडी गठबंधन के लोग करते हैं। जी चलिए वापस आऊंगी। मुझे तो एक बात यहाँ पे बहुत स्पष्ट करनी है, हमारे देश में कई सारे बड़े चुनावी मुद्दे इस बार हुए हैं। चुनावी मुद्दे इसलिए जो हमेशा से रहे हैं, आप बेरोजगारी ले लीजिए, भ्रष्टाचार ले लीजिए, महंगाई ले लीजिए, इनके साथ साथ राम मंदिर तो था ही, इलेक्टोरल बॉन्ड भी लगे यहाँ चला ही आया, जिसमें बहुत सारे सवालों के घेरे में पार्टियों को घेरा गया। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी चीजें हैं जो जनता के बीच जाएंगी, लेकिन परिवारवाद पे पहले चले गए थे, फिर उड़ते उड़ते हम शक्तियों पे आ गए, तो क्या इसी पे सिमट जाएगा हमारा चुनाव? क्या जनता के हित की बातें नहीं है? इस तरफ भी हमको चलना होगा। आऊंगी रत्नाकर जी, 1 मिनट। महेश जी आवाज पहुंच रही है? रत्नाकर जी 1 मिनट, वापस आती हूँ। महेश जी, बहुत सारे चुनाव के जो मुद्दे हैं वो एक तरफ हैं, अभी तेजस्वी जी पर भी निशाना साधते चले जा रहे थे। मुझे ऐसा लगता है जहां तक ये शक्तियों की बात आ रही है, देवी शक्तियों की बात आ रही है, असुरी शक्ति की बात आ रही है, शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, परिवारवाद इससे पहले हो गया, क्या और कुछ नहीं बचा है? और दूसरी सबसे बड़ी बात, क्योंकि गठबंधन में है, ये सारे जो स्टेटमेंट्स हैं, क्यों उसी में गठबंधन जो है उलझ जाता है आपस में? देखिए राखी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, और जो इस तरह से आज का जो विषय रखा है शक्ति को लेकर के, वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो शब्दावली है, तो उसमें वो किस शक्ति को कहा तो उनके पास बड़ी है। अगर वो नारी शक्ति राहुल जी की व्याख्या छोड़ते हैं, कहा मुझे नहीं लगता कभी उन्होंने अपने जीवन में मैं नारी शक्ति का सम्मान किया हो। से जब वो जिस मान पैदा किया वो चले गए बाहर, मुक्ति बताते हैं, जैसे नारी शक्ति साथ फेरे लिए, उनको भी न्याय नहीं किया, उनको भी छोड़ के चले गए हैं। उसके बाद जब देश के बागडोर मिली, देश की सारी बहन बेटियां उनकी बेटियां हैं, वो परिवार के मुखिया की तरह होते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब वो गोल्ड मेडलिस्ट जीत के आती है महिला खिलाड़ी, तो उनके बगल में फोटो खिंचा करके बोलते हैं कि नारी शक्ति हमारे परिवार की बेटियां हैं। उनकी पार्टी का एक सांसद उनके साथ जब जुर्म करता है, उनके साथ जो शोषण करता है, वो न्याय के लिए कितने दिन तक भटकती रही, उनको न्याय नहीं मिला, और वो सांसद उनके बगल में बैठ के फोटो खिंचवाता रहा। ऐसे नेता से क्या उम्मीद कर सकते हो? जो शक्ति की बात है, खाली एक ही शक्ति नहीं है, आप व्याख्या करिए, उसकी व्यापक व्याख्या की जरूरत है। आपने देखा होगा मनी मीडिया माफिया, ये भी एक शक्ति है, सरकार की ताकत है, पावर है, जो इसको इस्तेमाल करती है सरकार, वो भी वो होता है। आपने देखा होगा कि अभी भारत विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई गई, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भाषण दिया, और उस पर खर्चा किसने किया? सरकार ने खर्चा किया। पूरे देश में प्रचार प्रसार पूरे 10 साल में या 5 साल में जो भी उन्होंने मोदी जी की सरकार ने किया, पूरे देश में गांव-गांव पहुंचाया। तो वो मौका क्या अपोजिशन की पार्टियों को दिया जा रहा है? उन्होंने पूरा प्रचार किया, टैक्स का पैसा हम देते हैं, देश की जनता टैक्स का पैसा देती है, प्रचार उनके उसमें लगा। अगर भाई तुमने सरकार में जो किया जनता के सामने होना चाहिए। आपने वादा किया था कि हम 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरियां देने का काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था, अगर कोई सड़क छाप नेता बोलता तो डिबेट का हिस्सा नहीं होता, मेरे डिबेट का विषय नहीं होता। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी को देश की जनता ने अपना बेशकीमती वोट दे करके उनको प्रधानमंत्री चुना। दलगत, जातिगत, धर्मगत सबसे ऊपर उठ करके 2014 में आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। दूसरी पार्टियों का खाता तक नहीं खुले बड़ा उस हालत में, क्योंकि देश की जनता ने भरोसा किया। लेकिन नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी का वादा किया, कम से कम 10 करोड़ होनी चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं आया। अगर 10 साल की जोड़ें तो 20 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए, ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि सबका साथ सबका न्याय, सबको विकास करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा दलितों का, पिछड़ों का, जब तक इन लोगों का वोट भाजपा को नहीं मिलता था, तब तक भारतीय जनता पार्टी दूरबीन से देखी जाती थी। इसी हाउस में महेश जी, ये सारे मुद्दे चलिए, महेश जी 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट सर, 1 मिनट। ये सारे मुद्दे क्या पहली बार आ रहे हैं? सबका साथ सबका विकास, या रोजगार नहीं दिया, या पीएम मोदी ने ये किया वो किया, पहले से आ रहे हैं, पहले से चले आ रहे हैं। मुझे आज के वक्त पे जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है,
क्या उन पॉइंट्स पर बात नहीं हो सकती जो देश की जनता के हित में है? क्या वो मुद्दे चले गए हैं, डस्टबिन में उनको फेंक दिया, या मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है? मुझे एक बात बताइए, गठबंधन या कांग्रेस कुछ भी कहता है, कुछ भी कहता है, उसका पलटवार बीजेपी या पीएम मोदी ऐसे कर देते हैं कि खुद ही फंस जाता है। यही मैंने सवाल लिया था। निश्चित रूप से राखी जी, बहुत अच्छा आपका सवाल है, और मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि देखिए, वो आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, और वो भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के लोग उनको अपना लीडर मान के चलते कि हमारा प्रधानमंत्री मेरी जेब का प्रधानमंत्री। तो इनकी सोच गलत है। देश में डेमोक्रेसी है, देश की जनता ने लोकतंत्र के माध्यम से अपने नेता को चुना। देश के नेता हैं, दुनिया में जाते हैं, देश का नेता है, तो वो हमारी समस्या है, अपोजिशन की समस्या है, जनता की अपोजिशन आवाज होता है, तो कौन उठाएगा? उन मुद्दों पे कभी भारतीय जनता पार्टी चुनाव में मैदान में नहीं उतरती। उनके मुद्दे वो सब गौड़ हो जाते हैं जो जनता के जुड़े हुए होते हैं। अभी भाई प्रवक्ता बोल रहे थे, पर हिंदू धर्म में लेके चले गए कि भाई उसमें ये होता है, प्राण प्रतिष्ठा होती है। अभी आते आते देख लीजिए, सारे इन्होंने कुछ भी करके नहीं दिया, जनता को वादे किए, जनता के सामने इन्होंने बिल्कुल धोखा जुमला साबित कर दिए। इसलिए देश की जनता इंडिया के साथ खड़ी है और निश्चित रूप से परिवर्तन की तरफ बढ़ रही है। और ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम बाद में आकर के ये चुनाव, राखी जी मैं चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ, इनकी पार्टी का कोई बड़ा से बड़ा नेता आ जाए, आज ये कह दे कि ये चुनाव हम 2024 का हिंदू मुस्लिम पे नहीं लड़ेंगे, सांप्रदायिकता पे नहीं लड़ेंगे, हम ये विकास के कार्यों पे लड़ेंगे और मुद्दों पे लड़ेंगे। गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, आरक्षण, ये सबके मुद्दे हैं। इनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत नहीं है कि वो इस पे एक शब्द भी बोल पाए। आपने देखा किस तरीके उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं जहां से आदरणीय प्रधानमंत्री जी चुन के जाते हैं, और कितनी देश की जनता ने उनको सपोर्ट किया, और उसके बाद भी वहां पर नौकरी निकलती नहीं है। और नौकरी जब निकलती है तो पर्चे लीक होते हैं, और जितनी बार भी वैकेंसियां निकाली पर्चे लीक हुए। एक गरीब के बेटे से पूछिए कि उनके माँ बाप किस तरीके से उनको फार्म भरने के लिए पैसा देते हैं। सारी डिग्रियां लेकर के वो लोग घर में बैठे हैं, माँ बाप के लिए बोझ बने हुए हैं। राखी जी, बच्चा जवान है ना, उसकी शादी नहीं हो रही, और निराश होकर के, हताश होकर के उत्तर प्रदेश में कम से कम कई ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने अपनी डिग्रियों को फाड़ दिया है और आत्महत्या करने को मजबूर हो गए। उनका जवाब कौन देगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इस प्रदेश में, 2 डबल इंजन की सरकार है, तो उनको इस विषय पे बोलना चाहिए कि हमने 10 साल में ये डिलीवर किया। जवाब लूंगी मैं भारतीय जनता पार्टी से। ठीक है महेश जी। आदि शक्ति है, नारी शक्ति है, उनका आधा अधूरा आरक्षण दिया और वो भी पता नहीं कब लागू होगा। कहाँ न्याय की बात करते हैं? ठीक है महेश जी, इसका जवाब लूंगी मैं। ठीक है रीना जी, घड़ियाले आंसू आदि आबादी के लिए बहाना बंद करें। और भी मेहमान है सर, मैं जवाब लूंगी, प्लीज रुकिए। दूसरे राउंड में बात करनी है कि नहीं, मतलब एक बार बोल के खत्म कर देना? आती हूँ वापस। रीना जी, आपने सवाल इतना बड़ा किया था, जवाब भी बड़ा। रीना जी, मुझे ऐसा लगता है, हाँ तो सर एक ही बार में थोड़ी खत्म कर देंगे। वापस आती हूँ, अभी बहुत सारी शक्तियां बची हैं, अभी तो पता नहीं कौन असुरी शक्ति है, सब एक दूसरे पे देवी शक्ति न जाने कहाँ चले जा रहे हैं। रीना जी, मुझे ऐसा लगता है जो बात कही गई है शायद फंस यहीं से गए हैं कि हिंदू धर्म में शक्ति जो होती है उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा आरएसएस की शक्ति है या शक्ति का मुखौटा पीएम मोदी है। अब यहाँ 2 शक्ति आ गई, असुरी शक्ति, तो क्या असुरी शक्ति है तो क्या पीएम मोदी को असुरी शक्ति कह रहे हैं? तो ये जो मामला है ये चला जाएगा, लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि इन तमाम चीजों में जो पीछे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो कहाँ जाएंगे? जनता को क्या मतलब है कौन सी शक्ति है? लेकिन ये बीजेपी का बहुत प्लस जाता है, इसका जीता जागता उदाहरण सनातन और राम मंदिर है। और फिर देखिए बात वहीं शक्ति पे आ गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो देश में जो है काम तो सब नहीं कर पाई है, ये सब जानते हैं। आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि बेरोजगारी में नंबर 1 है भारत में। महिला अपराध उत्पीड़न, उसमें भी और कई बार तो इन्हीं के खुद के कार्यकर्ता, बड़े बड़े पदाधिकारी, मंत्री, सब सांसद, सब उसमें इन्वॉल्व हैं। तो अब उस चीज़ को छुपाना है, तो ये जो है काम नहीं बता पा रहे हैं, तो अपने एक शब्द को पढ़ के, शक्ति मतलब ताकत होता है, इसको इनको याद नहीं रहा। शक्ति से इन्होंने नारी शक्ति किया, और उसी नारी शक्ति का अपमान आपको मैं आज ही के मंच में नरेंद्र मोदी जी जहां कह रहे हैं कि वो मेरी माँ है, वो मेरी बेटी है, और उसी माँ और उसी बेटी से मंच पे पैर छुलवा रहे हैं। कहाँ माँ पैर छूती है और कहाँ बेटी पैर छूती है? ये सनातन में, कौन से सनातन में लिखा है कि माँ और बेटी से चरण छुलाए जाते हैं? उनके चरण धो के पिए जाते हैं, ना कि उनसे चरण स्पर्श कराए जाते हैं। एक तो पहला तो जीता जागता उनका आज के ही मंच पे, मतलब कहीं और की बात नहीं कर रही हूं मैं,
आज ही के मंच पे उन्होंने महिलाओं के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें करी। मैं पूछना चाहती हूँ मोदी जी से, जब ये मणिपुर जल रहा था और हमारी महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे थे, तब यही मोदी जी, क्या उन्हें अपनी मातृशक्ति, अपनी बहनें, माएँ, बेटियां याद नहीं आई? जो अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर सके, वो देश की बेटियों का सम्मान क्या करेंगे? इसका जीता जाता उदाहरण जो है हमारे देश की रेसलर बेटियां हैं, जो रोती रहीं, कितने महीनों बैठी रहीं, मगर उनके लिए एक भी दिन मोदी जी उत्तर के नहीं आए कि ये हमारे देश की बेटी है, हमारा गौरव है, हमारी मातृशक्ति है, सनातन की शक्ति है, हम उनके साथ खड़े हों और उनके साथ आए और उनके लिए लड़ें। मगर नहीं, तब वो मातृशक्ति, वो जो शक्ति है वो उनके लिए नगण्य थी। तब उनको वो मातृशक्तियां याद नहीं आई और ना ही आगे आती हैं और ना ही आगे आएंगी। इसका जीता जा रहा है उनकी डबल इंजन सरकारों में। आप देख लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश हो, सनातन में कहाँ लिखा है कि रात्रि में शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाए, मगर हमने देखा कि कैसे जो है हाथरस की बेटी का अंतिम संस्कार रात में कर दिया गया। ये है सनातन इनका। तो ये सिर्फ दिखाते कुछ और है, मुखौटा कुछ और है, बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। देश की बेटी को ना तो ये सम्मान दे पाए हैं और ना ही ये सम्मान दे पाएंगे। ये इनके कई नेता साबित कर चुके हैं। आप देखिए इनके कैबिनेट में आज भी कितने बलात्कारी, कितने रेपिस्ट, पास्को लगा हुआ है, वो भी सदन में बैठे हैं और गर्व से बैठे हैं। कई बार तो दिखाया गया कि वो जो है सदन में बैठकर, मुझे बोलते हुए शर्म आ रही है आपकी मीडिया में, मगर बोलना पड़ेगा कि वहां पर गंदी फिल्म्स देखते हुए पाए गए हैं, जीते जाते उदाहरण है। तो ये क्या बात करेंगे मातृशक्ति की? जिस मातृशक्ति की ये बात कर रहे हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। उस मातृशक्ति को आज तक 10 साल हो गए और सम्मान नहीं दिला पाए हैं। बात करते हैं आधी आबादी की, आधी आबादी को क्या आधी जिम्मेदारी दे पा रहे हैं क्या राजनीति में? नहीं दे पा रहे। सिर्फ 33% की बात करी और आज जो लोकसभा में भी इन्होंने सीटें अपनी घोषित की हैं, उसमें भी इनके 33% महिलाओं को ये सम्मान नहीं दे पाए हैं। तो महिलाओं को लिए बोलना कि हम मातृशक्ति का सम्मान करते हैं और उन्हीं मातृशक्ति से मंच में पैर छुलवाते हैं, ये है आपके मोदी जी का सच्चा चेहरा, जो देश ने आज देखा है, देश की माओं ने देखा है, देश की बेटियों ने देखा है। आज उन्होंने देखा कि किस तरीके से, किस सनातन में लिखा है कि माँ और बेटी जो है चरण छूती है। ठीक है, मैंने मैंने तो नहीं देखा और ना ही मैं इतना जानती हूं कि सनातन में कहीं पे भी उल्लेखित है कि बेटी या माँ चरण छुएगी। एक तरफ आप अपने आप को बेटा बोल रहे हैं तो भी चरण छूना नहीं बनता था भरे मंच पर, और अगर एक तरफ आप अगर अपने आप को पिता बोल रहे हैं तो भी चरण छुलवाना पाप का भागी होता है। और इस पाप का फल देश की जनता, देश की माएं, देश की बेटियां जरूर देंगी उन्हें। ठीक है, क्योंकि वही देश की बेटियां हैं जो नग्न घुमाई गई हैं मणिपुर में। ठीक है, वही रीना जी देश वापस की आऊंगी। बेटियां ठीक है, हैं, रीना चाहे जी। हाथरस हो, चाहे गुना हो, हर जगह उनके साथ बलात्कार हो रहा है। वो भी BHU की बच्ची, इन्हीं के पदाधिकारी, IT सेक्टर रीना के, जी, इन्हीं ठीक के है। विधायक प्रतिनिधि ये रोक रही कर हूँ रहे मैम। हैं। मैम आप भी मतलब एकदम से बहुत, मुझे लगता है आज विषय ऐसा हो गया कि चल रही है गाड़ी तो चलते ही चली जा रही है। सपा भी हो गई और आम आदमी पार्टी भी हो गई। मुझे लग रहा है गठबंधन को आज अलग से कोई सी शक्ति आ गई है, वो छोड़ने वाले नहीं है। पर बहुत सारे सवाल हैं, मेहमान है हमारे साथ, उनकी भी प्रतिक्रिया आ जाए, फिर दूसरे राउंड में कंटिन्यू करते हैं। रुद्र प्रताप जी, मुझे ऐसा लग रहा है बात शक्तियों पे हो गई। पहले परिवारवाद था, लालू जी का बोलना मतलब ऐसा था कि लग रहा था बहुत बड़ा हिट कर गए, पलटवार वहां से हो गया। यहाँ हिंदू धर्म में शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो बोलना राहुल गांधी को भारी पड़ रहा है। सफाई उन्होंने दे दी, ठीक बात है, लेकिन आप समझ रहे हैं जब सफाई देनी पड़ जाती है वो खुद सवालों में आ जाते हैं कि हम ऐसा बोलते क्या हैं। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहुत स्पष्ट रूप से बोला, और पता नहीं स्टेटमेंट्स में क्या क्या था, राजा की आत्मा EVM में होती है, पता नहीं कहाँ शक्तियों पे और आत्माओं पे आज चले गए। हमारे देश के मुद्दे कहाँ हैं? हम क्यों बात नहीं कर रहे? क्या कुछ नहीं है? क्या वाकई में इससे हट जाना चाहते हैं? कुछ भी नहीं है क्या बीजेपी के पास भी? या पलटवार करने की जगह भारतीय जनता पार्टी की तो एक लाइन बिल्कुल क्लियर है चलने की कि वो अपने मुद्दों पे बात करती है। ये कहाँ आज इसमें उलझे हुए हैं? राखी जी नमस्कार, आवाज आ रही है हमारी? जी बिल्कुल आ रही है। देखिए राखी जी, 2-3 चीजें हैं अभी। एक तो पहली बात है कि चुनाव की अब घोषणा हो गई है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर पूरी तरह से चलेगा।
दूसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर आप एक मैच में खेल रहे हैं और गलत बॉल आप डालते हैं और किसी उस बॉल को कोई सामने से छक्का मारता है तो मारने वाले को आप गलत कैसे कह सकते हैं। राहुल गांधी के पूरे स्टेटमेंट में शक्ति शब्द कोई आपत्तिजनक शब्द नहीं है। उन्होंने जो हिंदू धर्म में शक्ति शब्द का इस्तेमाल किया है वो गलत शब्द है। तो या तो राहुल गांधी कुछ बोलने से पहले सलाह ले लिया करें अपने जो भी राजनीतिक सलाहकार हैं कि उसकी मीनिंग क्या है, या चीजों को पढ़ करके बोला करें। क्योंकि जब आप हिंदू धर्म में शक्ति की बात कर देंगे तो शक्ति का रूप एक ही है हिंदू धर्म में, और माँ दुर्गा के रूप में ही देखा जाता है, और इसमें कोई आदमी अज्ञानता की बात नहीं कर सकता है। अगर उसी मंच पे मल्लिकार्जुन खड़गे को सफाई देनी पड़ी तो इसका मतलब हुआ ना कि मल्लिकार्जुन खड़गे समझ गए कि राहुल गांधी गलत बोल गए हैं। नहीं तो उन्होंने जब खुद बोल दिया तो उस पर सफाई देने की जरूरत क्या थी कि आरएसएस है या कुछ भी है। दूसरी चीज क्या है कि जब आपको पता है कि बीजेपी इस पिच पे बहुत अच्छी बैटिंग करती है, उसका एकाधिकार है, धर्म और हिंदुत्व बीजेपी का एकाधिकार है, आप उसको नकार नहीं सकते हैं, चाहे वो आप उसको किसी तरीके से प्रेजेंट करिए। तो आपको उस पिच पे आने की जरूरत कहां से पड़ जाती है, आपको ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों करना है। अभी आप देखेंगे तीनों, जैसे आपने कांग्रेस के, सपा के और आम आदमी के प्रवक्ता ने बहुत बड़ी बातें करी, लगभग सेम बात उन्होंने रिपीट करी, सारे जगह का उन्होंने उल्लेख कर दिया, संदेश खाली पे नहीं बोल पाए। तो जब कोई भी चीज मुद्दे जब बनते हैं तो या तो आप तटस्थ हों, आप स्पष्टवादी हो कि नहीं आप अगर गलत है तो हम बोलेंगे। जब आप संदेश खाली पे नहीं बोलेंगे तो आप मणिपुर पे क्यों बोलेंगे। तो ये सेलेक्टिव चीजें नहीं चलेगी। दूसरी क्या चीज है कि अब चुनाव शुरू हो चुका है, अब चुनाव की घोषणा हो गई। अब इसमें जो आदमी जिस मुद्दे को जिस नैरेटिव के साथ जनता के बीच लेकर जाएगा वो उसमें सफल हो जाएगा। आपने देखा कि इस मुद्दे पर जैसे राहुल गांधी ने बोला, प्रधानमंत्री ने उसका काउंटर कर दिया। अब आज हम लोग इस बात पर डिबेट कर रहे हैं ना, अगर आपको लगता है कि बेरोजगारी मुद्दा है, आपको लगता है महंगाई मुद्दा है, आपको लगता है नारी सम्मान मुद्दा है, तो आप उस पर बात करते हैं ना, आप एक नया सब्जेक्ट क्यों देते हैं और उसके साथ आप हिंदुत्व शब्द क्यों जोड़ते हैं। बार बार आपने देखा होगा राहुल गांधी हर जगह पर ये चीज की चूक कर रहे हैं कि हिंदुत्व को बीच में जरूर लाते हैं। जैसे आपने अभी देखा होगा कागरा में उन्होंने कहा कि आप जय श्री राम का नारा लगाइए और भीख मांगिए। तो सवाल ये है ना कि जब आप किसी चीज का एग्जाम्पल देते हैं तो किसके साथ जोड़ते हैं, ये महत्वपूर्ण है। और चुनाव तो है, अब चुनाव में अगर किसी पार्टी को किसी चीज से फायदा होगा, किसी मुद्दे से उसको लगता है कि उसको फायदा है, तो वो अपनी तरह से उसको प्रेजेंट करेगी, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपको अब उस तैयारी के साथ जाना होगा, क्योंकि अगर आपका विपक्ष जो है, जो भी आपकी विपक्षी पार्टी है, आपसे बहुत अच्छी मजबूत है, दूसरे आपको प्रधानमंत्री की लोकप्रियता को आप देखते हैं कि कितनी बड़ी है, उनको बात करने के तरीके, एड्रेस करने के तरीके बहुत अच्छे हैं, और आपको उनसे मुकाबला करने हैं। तो ऐसी गलती अगर राहुल गांधी कर रहे हैं और वो भी चुनाव के बीच में, तो मुझे लगता है कि वो पूरे चुनाव को ऐसी डायरेक्शन में मोड़ देंगे कि जहां उनके असल मुद्दे दब करके पूरे चुनाव इसी पर सफाई देते रहेंगे। तो उनको इस चीज को बड़ी स्पष्टता से करना चाहिए कि 24 के चुनाव पे वो किन मुद्दे पर लड़ना चाह रहे हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, और उन मुद्दों से उनको अलग नहीं हटना चाहिए। क्योंकि अगर वो हटे तो पूरा चुनाव उसी मुद्दे पर सफाई देती रह जाएगी कांग्रेस, और पूरा चुनाव निकल जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। आरपी श्रीवास्तव जी, देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात है शक्ति की भक्ति, वो तो हो ही गई। आज देखिए मंच से जो उनको करना था वो पीएम मोदी ने कर दिया, और आधी आबादी को सीधे सीधे सेट भी कर दिया। इसलिए क्योंकि ये बात सच है, जैसा कि अभी रुद्र प्रताप जी कह रहे थे, शक्ति तक तो ठीक था, पावर तक तो ठीक था, ताकत दिखाने तक भी ठीक था, लेकिन आप ऐसी चूक क्यों करते हैं बोलने से पहले जो कहीं ना कहीं आप ही को कटघरे में खड़ा करती है। महिलाओं के बीच में ये मैसेज देना या देश की जनता के बीच में ये मैसेज देना कि लड़ाई इंडी गठबंधन की शक्ति को लेकर है, और मैं शक्ति की, भारत माता की, मेरी शक्ति जो है, मेरी महिलाएं बेटियां जो हैं, मैं उनके लिए जान की बाजी लगा दूंगा। तो इससे बहुत स्पष्ट ही हो गया कि वो बहुत अच्छे से खेल गए इसे। नहीं देखिए राखी जी, जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का सवाल है, निश्चित रूप से उनको जब भी कोई ऐसा मौका मिलता है तो उसको पलटवार करने में पूरी तरह से और बड़ी सफाई से कर जाते हैं। अब सवाल ये रहा कि शक्ति का मैंने दोनों स्टेटमेंट सुना, जिस तरह से घुमा देते हैं। जब भी कभी कोई ऐसा शब्द बोलता है विपक्ष, तो प्रधानमंत्री जी के पास एक कला तो है कि उसको तरीके से लोगों तक पहुंचा देते हैं, लोगों तक कनेक्ट हो जाते हैं। अब रही बात है कि उसका चाहे अर्थ कुछ भी हो, आपने देखा होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने सफाई भी दिया, और इवन हमने पूरा बयान देखा तो राहुल गांधी ने भी बोला, लेकिन एक शब्द हिंदू धर्म जहां बोला तो उन्होंने तुरंत जो उनका पेटेंट है उसको पकड़ के और निश्चित रूप से चुनाव में उसको भुनाने का प्रयास किया गया।
एक सबसे बड़ा सवाल है, जहाँ तक आप अभी बोल रही थी महंगाई बेरोजगारी, देखिए क्या है, चुनाव है और 2024 का चुनाव जहाँ मोदी जी की लोकप्रियता इतनी अधिक है जो वर्तमान में है, जिसके सहारे पूरा इंडिया गठबंधन है, मेरे ख्याल में वहाँ के नेताओं की कोई लोकप्रियता नहीं उनके सामने। और आपने मध्य प्रदेश का चुनाव देखा होगा, उन्होंने सिर्फ मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा, आज भी जो लोकसभा निश्चित रूप से उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा। सवाल ये उठता है कि सिर्फ इन बयानों पर ही चुनाव लड़ा जाएगा या मुद्दों पर चुनाव लड़ा, दो बातें हैं, एक बयानों पर चुनाव लड़ा जाना, दूसरा मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना। तो ये मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे या बयानों पर लड़ेंगे? हमको लगता है कि अब इस तरह के तमाम बयान आएंगे जिस पर सिर्फ बयानों पर ही चुनाव का नैरेटिव सेट होगा। राखी जी, एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस देश में इतना बड़ा लोकतंत्र है, तमाम चीज़ें हैं, हम ये नहीं कहना चाहते कि क्या मुद्दे हैं। भ्रष्टाचार मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, और भी मुद्दे हैं। अभी अब इलेक्टोरल बॉन्ड का भी एक मुद्दा आया, बड़ा क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से संज्ञान में लिया, और इस मामले को आज भी जो है सीधे जो है SBI को निर्देश दिया कि आप पूरा सबका नाम, पता, अकाउंट नंबर सारा कुछ डिस्क्लोज कीजिए। तो इन सारी चीज़ों पर आम जनता कनेक्ट नहीं हो पा रही है, और सीधा सा है कि जिसका जहाँ तक ऑरा है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का ऑरा इतना है कि वो कुछ भी बोलते तो कनेक्ट हो जाते हैं। हमें लगता है कि विपक्ष को इसमें थोड़ा सा एक तरह से उसमें सोच समझ के कोई बयान आना चाहिए। जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, निश्चित रूप से राहुल गांधी बेबाकी से बोलते हैं, और ये बोलते बोलते भूल जाते हैं कि उनको कहीं न कहीं लपेट लिया जाएगा। सवाल ये है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन राहुल गांधी के साथ एक बड़ी समस्या ये है कि उनको तुरंत लपेट लिया जाता है। तो राहुल गांधी को थोड़ा और संभल के बोलने की ज़रूरत है। जहाँ तक शब्दों की व्याख्या कई होती है, शक्ति की व्याख्या कई होती है, धर्म की व्याख्या भी है, तमाम चीज़ें हैं, और नेता अक्सर इनमें उलझते रहते हैं। तो हमें लगता है कि आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से ये जो है मुद्दों से हट के अगर कोई ऐसा नैरेटिव आता है सेट करने में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी के सामने आया, तो निश्चित रूप से लपेट देंगे। तो हमें लगता है कि अब सारे जो भी विपक्ष का जो गठबंधन, उनको सोच समझ के बात करनी चाहिए, बोलना चाहिए। हम अभी एक सुन रहे थे कि मणिपुर और तमाम संदेश खाली, बिल्कुल सारे मुद्दे हैं निश्चित रूप से, लेकिन संदेश खाली का मुद्दा आएगा तो विपक्ष पर वार होगा ही होगा। लेकिन जहाँ तक मणिपुर का मुद्दा आएगा, निश्चित रूप से सत्ता पक्ष पर जाएगा। तो ये बीच का जो अंतर है, कोई एक ही जिम्मेदारी नहीं कि विपक्ष सफाई दे, सरकार भी सफाई दे, तो सबको देना पड़ता है। अब रही बात कि आने वाले समय में किस तरह का नैरेटिव सेट होगा और 2024 का चुनाव किस दिशा में जाएगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि अब पूरा एक तरह से पूरे जो शबाब पर है पूरा चुनाव, और जब इस तरह की बातें आएंगी, और पिछले 2014 और 2019 के चुनाव में देखा, ये जो दल हैं एक दूसरे पर वार पलटवार करते रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। रत्नाकर जी कुछ कहना चाह रहे थे, पहले अपनी बात रखिए, फिर अनूप जी से सवाल लूँ मैं। जी राखी जी, थोड़ा समय दीजिएगा। जो ये लोग कह रहे थे बात, उस पर मैं अपनी स्पष्टता देना चाहता हूँ। पहली चीज की तो सफाई की बात कर रहे थे ये लोग, जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए और उनके बयानों को पे सफाई दिए, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, सफाई ये लाख दे लें, लेकिन राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के लोग बार बार सनातन को जो है अपमानित करने का काम कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं हुआ कि राहुल गांधी जी के एक बयान पे सफाई देने की जरूरत पड़ी। राहुल गांधी ने इससे पहले भी कई बयान दे चुके हैं। आपको मैंने बताया कि मूर्तियों को वो शक्तिहीन बताए, और दूसरा बयान उनका तब आया जो बहुत ही हास्यास्पद बयान था, और ये हिंदू धर्म के लोग हैं उनको अपमानित करने का काम था। ये कहते हैं राहुल गांधी कि जब लोग मंदिरों में जाते हैं, जब मंदिरों में जाते हैं पूजा अर्चना के लिए, वहां पे पूजा अर्चना का उनका भाव नहीं होता है, भाव उनको लड़कियों को छेड़ने का होता है और चप्पल चोरी करने का भाव होता है। तो आप सोचिए, जो हिंदू धर्म इस भावना से पूजा पाठ करने की भावना से जाते हैं, उसके ऊपर ये आरोप इस प्रकार के लगाते हैं, तो क्या हिंदू धर्म अपमानित नहीं होगा? क्या सनातन धर्म अपमानित नहीं होगा? तो ये पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी न्याय यात्रा में उन्होंने कहा कि यह देश पुजारियों का नहीं है। अरे भाई, अगर यह देश पुजारियों का नहीं है, हिंदू धर्म का नहीं है, सनातनियों का नहीं है, तो यह क्या देश उन इंडी गठबंधन के लोगों का है जो ये कहते हैं कि यह हिंदू धर्म जो डेंगू मलेरिया है, क्या उनका है जो कहते हैं कि मंदिरों में नहीं जाना चाहिए, खाने का व्यवस्था करना चाहिए? इस तरह का उनका है, इस तरह के इंडी गठबंधन के लोगों का देश है ये। देखिए, ये सनातन धर्म का बार बार अपमान करते हैं, और उस अपमान को हम लोग सहन नहीं करेंगे। हम जनता को जरूर बताएंगे कि किस तरह से 82% जो देशवासी है, जो हिंदू धर्म को अपना कर चलते हैं, उनका रत्नाकर जी, मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाना चाहती, लेकिन कई सारे सवाल तो रीना जी ने भी यहाँ पर उठा दिए थे। सनातन का हमेशा नियम और पालन ही किया है क्या भारतीय जनता पार्टी ने?
फिर अभी बात आपको मैं वही बहुत ज्यादा सवाल, डीप में पहला- नहीं जाना चाह रही, पर जवाब देते पहला चलिए। पक्ष मैंने रखा अपना, बिल्कुल आपका उसी सवाल के जवाब पे आ रहा हूं। पहला पक्ष रखा मैंने सनातन धर्म पे जो ये बात कह रहे थे, दूसरा पक्ष मैं रखना चाहता हूं। देखिए ये लोग बात कह रहे हैं, आज कह रहे हैं कि बात तो हम करते हैं सबका साथ और सबका विकास की, लेकिन करते नहीं है। जरा मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं राखी जी। आज जो है देश को विकसित भारत की परिकल्पना जो साकार करने की बात अगर कोई कर रहा है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था को पहले पायदान, अभी अगला जो कार्यकाल इनका आएगा तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी और पहले पायदान पे ले जाने की कोई बात अगर करता है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। देश को शिक्षा, स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी और अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ाने की अगर कोई बात करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है और माननीय नरेंद्र तो विपक्ष कब कह रहा है कि गर्त में चला जाए ये देश? बात पूरी कर लूं। रत्नाकर जी, विपक्ष ने कब कहा कि वो नहीं चाहते देश की तरक्की? अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, विपक्ष क्या चाहता है? विपक्ष ये चाहता है, आज ये पीडीए का मुद्दा लेके जा रहा है। पीडीए का मुद्दा का मतलब समझ रही है? आप कह रही हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आप वहाँ पे जाति लेके आ रही है, वहाँ पे आप धर्म को लेके आ रही है। तो आज भी समाजवादी पार्टी के लोग पीडीए मुद्दा पे जाति और धर्म के मुद्दे पे मगर आदिवासियों के ऊपर जातीय जनगणना होनी चाहिए। जरा शांत रहिए, बौखलाइए मत, जरा शांत रहिए। आज भी राहुल गांधी कहते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। अरे भाई, देश की अर्थव्यवस्था को आदिवासी महिलाओं को नग्न करके घुमाया जा रहा है। अरे किस मुद्दे से बात कर रही है? आप किस मुद्दे से बात कर रही है? आप रीना जी किस मुद्दे से बात कर रही है? चलिए एक मिनट, रत्नाकर जी, रीना जी और अनूप जी, तीनों लोग एक साथ बोलेंगे तो बात स्पष्ट नहीं होगी। प्लीज एक एक करके अपनी बात रखिए। मैं ऑलरेडी आप लोग के प्रश्नों को सामने रख रही हूँ। एक मिनट प्लीज। ठीक है अनूप जी आप ही के पास आ रही हूँ, उन्हें 10 सेकंड और देने दीजिए। आप ही के पास आ रही हूँ अगला सवाल लेकर, बस 1 मिनट सर। रत्नाकर जी जल्दी से कंप्लीट करिए। मूल मुद्दों पर लाइए। अभी मैं वही कह रहा हूँ, बहुत हो गया खेल। जनता समझिए कि सनातन राजनीति आज भी कर रही की है आड़ में और हम जो है विकास की राजनीति कर रहे हैं, हम देश को आगे बढ़ाने की राजनीति कर रहे हैं। और रीना जी अभी बात कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी बातें आप सारा तो नीलीकरण कर दिया है, सुन तो बेरोजगारी बढ़ा दी है, आपने बोल दिया है, आपने बोल दिया है, लीक हो रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें किसी भी करने उसमें से जो नहीं है होता है। लोगों के पास नियुक्ति पत्र नहीं आ रहे हैं, इंतजार करते करते। मुझे एक बात बताइए, 24 की ये जो लड़ाई है जो शक्ति पर आ गई, मैंने बहुत शुरुआत में ही कहा था कि वो मुद्दे क्या हवा हो गए, डस्टबिन में फेंक दिया क्या मुद्दों को? उसी विषय पर लड़ रहे हैं अभी भी। रत्नाकर जी 1 मिनट रुकिए, अनूप जी को अपनी बात रख लीजिए। रीना जी प्लीज 1 मिनट। रत्नाकर जी प्लीज, ठीक है रुकिए 1 मिनट रुकिए, अनूप जी की बात आने दीजिए। 2 आप सब मेरे सम्मानीय हैं, एक बार और रोकूंगी, उसके बाद ऑडियो बंद कराना पड़ेगा। प्लीज सॉरी, एक बार और रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अनूप जी को बोल लेने दीजिए। तो मैं जब इसे बोलना शुरू कर दूंगा। रत्नाकर जी प्लीज प्लीज, मैं अगर अपनी बात अनूप जी को बोल लेने दीजिए प्लीज, मैं बोल रही हूँ आपसे, आप तो चुप हो जाइए। हिंदू धर्म सनातन, अरे नितांत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। चुनाव आयोग के राजीव कुमार जी को कल हम सुन रहे थे, आप बार-बार सनातन धर्म है शारी जी ने भी सुना होगा, हिंदू धर्म को अपमानित करते हैं। 80% जनता इसको सहेगी नहीं, ये सहेगी नहीं। आने वाले 2024 चुनाव में यही जनता आपको बताएगी हिंदू धर्म क्या होता है। देखिए यदि ये बात हो रही है कि सनातन को ना लाएं, हिंदू धर्म को ना लाएं, तो फिर मत लाइए ना उस विषय को। मुद्दों पे बात कर लेना, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो। लेके आते हैं, क्यों हम हिंदू धर्म की बात कर लेते, क्यों उस शब्द का उपयोग किया, क्यों सनातन का उपयोग किया, क्यों राम मंदिर को मुद्दा बना के रखा है? अपमानित करने का काम करते मत करिए, इस डिबेट में भी उन विषयों को मत लाइए ना, बात करिए भ्रष्टाचार पे। कौन सी जात के थे रावण? रुद्र प्रताप जी इनसे पूछिए रावण कौन सी जात के थे? रावण हिंदू थे, मुसलमान थे या पाकिस्तान से आए थे? बताइए जरा। अरे रत्नाकर जी आपसे पूछ रहा हूं, रावण कौन सी जात के थे? हिंदू थे, ईसाई थे, मुसलमान थे, बौद्ध थे, क्या थे? बताइए ना रत्नाकर जी। जी सुन लीजिए, रावण कौन सी जात? रावणी प्रवृत्ति का होगा। सुनिए, कोई भी रावणी प्रवृत्ति का होगा। अगर मैं वो पूछ रहा हूं
अगर इस देश की सत्ता को अगर अपनाने की कोशिश करेगा। सर मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है, अभी आप ही लोग चिल्ला रहे हो यहाँ बैठकर विपक्ष में कि सनातन पर और हिंदू धर्म पे बात मत करो। अब आप ही पूछ रहे हो कि रावण कौन सी जाति कहते हैं। ये विषय है क्या हमारा, ये विषय है क्या? प्लीज रावण की शक्तियों को निपटाने के लिए प्रभु श्री राम बार बार आएंगे और रावणी शक्तियों को, आसुरी शक्तियों का वध करेंगे। और इस बार प्रभु आए हैं 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुआ है राम मंदिर में। और इस बार देखिएगा जो असुरी शक्ति है, कांग्रेस पार्टी की जो असुरी शक्ति है उसका वध करेंगे। 13 सीटें मिलने वाली है इस 2024 के चुनाव में और 13 हो जाएगी इस बार। मैं राखी जी स्पष्ट रूप से कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी की इस बार 13 हो जाने वाली है। जिस प्रकार ये हिंदू को बदनाम कर रहे हैं, सनातन धर्म को। सर इधर तो सुन ही नहीं रहे, पता नहीं आप लोग अपनी शक्तियों पे लगे हुए हैं। मैं चेंज कर दूंगी, मैं सवाल ही नहीं लूंगी। महेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। उसके बाद रुद्र प्रताप जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ महेश जी बोलिए। रावण ईसाई थे, रावण बौद्ध थे। सर महेश जी बोलिएगा प्लीज, किसी शक्ति पे मत जाइएगा सर, बहुत हो गया। मैं बिल्कुल शक्ति पे नहीं जाना चाहता हूँ, मैं उसी पे आना चाहता हूँ कि जिसके कारण जिन मुद्दों पर देश की जनता ने इनको 10 साल की सत्ता सौंपी थी उसके ऊपर डिबेट करें। उसके ऊपर आदरणीय प्रधानमंत्री जी बात करें कि उन्होंने जनता को क्या डिलीवर किया है। जब ये सवाल पूछता अपोजिशन, जब सवाल पूछता है देश का किसान, जब सवाल पूछता है आदि आबादी, जब सवाल पूछता है बेरोजगार, तो उसके बाद ये हिंदू मुस्लिम कहने लगते हैं, मंदिर मंदिर घूमने लगते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आती है तभी क्यों सनातन खतरे में जाता है? उससे पहले सनातन। ठीक है महेश जी, महेश जी 1 मिनट रुकिएगा, बहुत ज्यादा कुछ बोल रहे हैं अनूप जी, उनको मैं जरा जवाब दे दूं। अनूप जी सुनिएगा सर, मुझसे बोल रहे थे ना, आपको मैंने सुना। पूरी चर्चा में सबसे पहले महंगाई, भ्रष्टाचार, जातिगत जनगणना, ये मुद्दे किसने उठाए इस चर्चा में? पूरी चर्चा को शुरुआत से देखिए, मैंने ही उठाए ना। मैंने ही कहा कि हम शक्तियों पे आ जाएंगे या हम इन मुद्दों पे जाएंगे, या हमने इन मुद्दों को कचरे पे फेंक दिया। और आप मुझसे ही उल्टा पूछ रहे हैं कि मैं इस पे चर्चा नहीं करवा रही हूं। मैंने बात करी असुरी शक्ति की या दैवीय शक्ति की? मैंने ही तो ये बात इस चर्चा में शुरुआत से रखी कि ये मुद्दों पे बात क्यों नहीं हो रही, और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं इस पर चर्चा नहीं करवा रही हूं। हमने तो पूछा एक प्रश्न। सर क्या पूछा? आप मुझे ब्लेम कर रहे हो। शुरुआत मैंने ही करी, जबकि यहाँ से को निपटाने का काम किया। हम उसी शक्ति की बात कर रहे हैं, अभी शक्ति के अर्थ का परिवर्तन कर रहे हैं। कोई शक्ति नहीं होती, जनता से बड़ी कोई शक्ति नहीं होगी, ये सब लोग ध्यान रख लीजिए। उनसे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। नतीजे 4 जून को सब बता देंगे। ठीक है महेश जी कंप्लीट कीजिएगा और थोड़ा जल्दी से। सर मैं यही कहना चाह रहा था, जिस विषय को लेकर आपने रखा है तो सभी नेताओं में आपके मंच के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, अब ये इलेक्शन का दौर आगे बढ़ेगा तो फिर भी बाद लोग अभी शब्दों की मर्यादा तोड़ेंगे, भाषा की मर्यादा तोड़ेंगे। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ नेताओं को कि वो इस तरह के शब्दों की भाषा का ख्याल रखें कि वो इस तरीके के कटघरे में उनको खड़ा ना होना पड़े सबके लिए। अगर मैंने अभी मणिपुर और उसकी बात आई तो संदेश खाली का विषय आया, तो मैं कहना चाहता हूँ चाहे वो बंगाल की सरकार हो, अपोजिशन की सरकार हो या बीजेपी केंद्र राज्य की सरकारें हों, लेकिन जब वो आती है संविधान की ओथ लेती हैं तब वो शपथ लेती हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करेंगे, हम देश की अपने प्रदेश की जनता के नागरिकों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा करेंगे। लेकिन जब वो नहीं उतरती हैं तो उनकी आलोचना होनी चाहिए। और केंद्र में जो सरकार बैठी होती है तो जरूरी नहीं, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट अगर फेलियर होती है, कानून व्यवस्था फेलियर होता है तो क्या चुप रहना चाहिए? अगर संदेश खाली में हो, चाहे वो मणिपुर में हो, चाहे वो गुजरात में हो, तो केंद्र को हाथ पे हाथ रखे नहीं बैठना चाहिए। संविधान में उनको अलग से पावर दिए गए हैं। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि ये मुद्दा क्योंकि 10 साल में जनता को बहुत पीछे कर दिया, बेरोजगारी चरम पे पहुंच गई, देश का अन्नदाता किसान त्राही कर रहा है, उनकी ना तो आमदनी दुगनी हुई, ना ही उनको मूल्य मिला एमएसपी का, उनसे मूल्य मिला, ना उनके कर्जे माफ किए। और अफसोस इस बात की है कि करीब 15-16 हजार महेश जी ठीक है, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। देखिए मेरी तो किसी से लड़ाई नहीं है महेश जी, एक मिनट सुनिए। क्योंकि आप गठबंधन में हैं, क्योंकि आप गठबंधन में है, समाजवादी पार्टी तो उत्तर प्रदेश में भी और इंडी गठबंधन तो है ही। देखिए मेरी लड़ाई ना तो राहुल गांधी से है,
न पीएम मोदी से है, न अखिलेश यादव से, न ममता बनर्जी से। मैं इतना कहूंगी, जो भी दिग्गज हैं, जो मुद्दे हैं, जो जनता से कनेक्ट करते हैं, मैं शुरू से इस चर्चा में कह रही हूं, उस पर पॉइंट टू पॉइंट बात करिए। जैसे कि राहुल गांधी ने बीच में नौकरी देने का वादा किया था, वो निश्चित तौर पर एक अलर्ट था, एक अलर्ट अलार्म था बीजेपी के लिए। उसके बाद पता नहीं बात कहां चली गई, सब हवा हो गया। पता नहीं कोई चीज आती है फिर उस पर अटल ही नहीं रहते, कोई और चीजें आने लगती हैं। आज वो शक्ति आ गई बीच में। तो हम मुद्दों को लेकर चलेंगे तो अच्छा होगा। और रही बात अर्थ का अनर्थ करने की, तो ये बात सच है कि थोड़ा सा सनातन और हिंदू धर्म से तो बच के ही रहिए। उस मुद्दे पे मैं इसलिए बार बार कह रही हूं कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को बहुत हद तक भुना चुकी है। मैं स्पष्ट बोल रही हूं, भले उसका क्रेडिट उनको आप ना दीजिए, मैं ना दूं, आप ना दे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, लेकिन गया वो उनके उससे तो दूर ही रहे। न तो धर्म बनाने का अधिकार है, न देवी देवताओं को अपने जेब में रखने का अधिकार है। एक पार्टी चाहती है कि हम ही सनातन है, हम ही भगवान को मानने वाले हैं, उसके अलावा अपोजिशन के लोग भगवान को नहीं मानते। ठीक है महेश जी, एक मिनट, कहाँ का धर्म है महेश जी, हाँ बोलिए अनूप जी बोलिए। अगर जात की बात होती है, धर्म की बात होती है, संप्रदाय की बात होती है, तो चुनाव आयोग उस पर सख्त रहेगा, हस्तक्षेप करेगा। हाँ। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता खुलेआम उन्हीं मुद्दों पर बार बार घसीटे जा रहे हैं कि चुनाव आयोग का उल्लंघन नहीं है। आप एक बार सुनिए ना, चुनाव आयोग में कल ही राजीव कुमार जी को सुनिएगा, बार बार उन्होंने इस बात को दोहराया कि चुनाव में जात की बात ना हो, धर्म की बात ना हो, इस उस मुद्दों पर वोट ना मांगा जाए, और खुलेआम उन्हीं मुद्दों पर बात होती है। तो भाई चुनाव आयोग की पारदर्शिता पे क्या बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं हो जाता है? क्या है चुनाव आयोग? क्या कठपुतली मान लें? ये दोनों तरफ से हुआ अनूप जी, फिर ऐसे तो हम जाएंगे तो दोनों तरफ से हुआ, क्योंकि पीएम मोदी ने भी शक्ति को नारी शक्ति से जोड़कर पूरी वोट अपील ही कर डाली। एक तरह से तो हो ही गया, मैं उनके साथ खड़ा हूं। राहुल गांधी ने भी हिंदू धर्म जोड़ के फिर वही धर्म की बात कर दी। दोनों के लिए उल्लंघन हुआ फिर तो। 10 साल जब कठुआ, उन्नाव, हाथरस में बलात्कारियों के पक्ष में मोर्चे निकाल रहे थे, और बल्कि एक तो आप देखिएगा कि ब्रजभूषण शरण तो उनकी बगल में बैठते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। जब वहां पर जंतर मंतर पे बैठती है महिलाएं, महिला पहलवान सड़क पर धरने देती है। तो ये सब बातें कई बार हो गई, लेकिन 2014 का क्या घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का था, कितने मुद्दे उन्होंने कहा था कि हम इनको इंप्लीमेंट करेंगे, उन पे विषय पे चर्चा हो। 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में समय हो रहा है, रोकूंगी क्योंकि रुद्र प्रताप जी भी कुछ कहना चाह रहे थे, आप सबको भी मैंने समय दिया, उनकी बात आ जाने दीजिए प्लीज। उन पर चर्चा हो। अब 2024 में जो इनके वादे हैं, इन पे जनता कैसे भरोसा करे, उन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। ठीक है, ले दे के आप शक्ति, हिंदू धर्म, ये और मुसलमान, उन पर बात कर रहे हैं। तो भाई शक्तियों की बात करते तो रावण भी हिंदू थे, राम भी हिंदू थे, लेकिन ठीक है, उसी का जवाब वो दे रहे थे। रुद्र प्रताप जी अपनी बात रखिएगा। अनूप जी प्लीज सर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बोलने दीजिए उनको समय। राकेश जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि जो चुनाव होते हैं वो राजनीतिक दलों की परीक्षा होती है, और परीक्षा की तैयारी पहले से की जाती है, और उसमें आपको अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप साइंस के स्टूडेंट है तो आर्ट और कॉमर्स की परीक्षा देने जाएंगे, वो आप पहले से सेलेक्ट होते हैं कि मुझे किस सब्जेक्ट पे तैयारी करनी है, और उसी सब्जेक्ट के साथ एग्जाम में जाते हैं। प्लस एग्जाम में एक और भी चीज होती है कि आपसे जो प्रश्न पूछे जाए आपको उसी के उत्तर देने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी पूछ दिया जाए और कुछ भी उत्तर दे देंगे और पास हो जाएंगे। आज के समय में केवल वही दौर चल रहा है। अब चुनाव आ गया है, अब मुद्दे नहीं सेट किए जा सकते हैं कि आप एक नए मुद्दा बना लेंगे और उस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ लेंगे। ये आप जो जिसपे आपने 4-5 साल तैयारी करी होगी, उसी मुद्दे के साथ आप चुनाव में जाएंगे और जनता उसी के साथ आपको कनेक्ट करेगी। अगर आप इसी डिबेट की हम बात कर रहे हैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता जब रावण की जाति पूछने पे आ जाएंगे तो मुद्दा डाइवर्ट हो ही जाएगा। इससे आपको बचना है। भाई सरकार जो है, सरकार हमेशा चाहेगी कि उसके मूल मुद्दे से वो हट करके दूसरे चीजों पे बात करे। जनता के मुद्दे पर आपको डट के रहना है, क्योंकि उसको आपको हराना है। तो आपको मजबूती के साथ अपने जनता के मुद्दों के साथ, अगर बेरोजगारी मुद्दा है तो आप बेरोजगारी से क्यों हटते हैं? अगर महिला सुरक्षा मुद्दा है तो आप उससे क्यों हटते हैं? आप दूसरे मुद्दे पर क्यों ले जाते हैं? क्योंकि सरकार के पास तो उससे बेहतर और विकल्प ही नहीं हो सकता है कि इधर उधर की बातों करके वो निकल जाएगी और अपना वो चुनाव खत्म कर देगी। लेकिन ये गलती आपकी तरफ से हो रही है, तो सवाल आप पे पूछे जाएंगे। क्योंकि आप अगर मौका नहीं देते, अगर आप मणिपुर की बात उठा रहे हैं तो मणिपुर पे आप रहिए। आपको किसानों के मुद्दों की बात है तो आप किसानों की एमएसपी पर रहिए। अगर आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड को आप मुद्दा बना रहे हैं तो उस पर आप रहिए ना, उसी पर बोलिए।
अब जैसे ही आप मुद्दे को डाइवर्ट करेंगे और दूसरा आदमी उससे अगर बेहतर कर उसका उपयोग अपने फायदे के लिए कर रहा है, तो इसके लिए आप आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि आपने ये मौका दिया है खुद। और ये चूक बार बार आपके शीर्ष नेता राहुल गांधी कर रहे हैं। 2-3 चुनाव को आप अगर उठा के देखेंगे तो पूरे चुनाव का एजेंडा राहुल गांधी चुनाव में बदल देते हैं और बीजेपी उन्हीं मुद्दों पर चुनाव करा लेती है। और जैसे राम को लेकर तो आप पहले से बदनाम हैं, राम मंदिर में विपक्ष का कोई गया नहीं उद्घाटन में, तो लोगों को तो मौका पहले से आपने दिया है और उसके बाद आप राम पर आ जाएंगे, सनातन पे आ जाएंगे, हिंदुत्व पे आ जाएंगे और इस डिबेट में आकर आप रावण की जात पूछ लेंगे, तो इससे मुद्दा सीधे आपके खिलाफ जाता है। तो ये समझदारी आपको दिखानी पड़ेगी। आप मुझ पे आरोप लगा लीजिए, आप पे आरोप लगा दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जनता के बीच जो मैसेज आपको देना है वो आपको देना है और वो बेहतर तरीके से देना है, तो वो चीज आपकी जिम्मेदारी बनती है, हम लोगों की नहीं बनती। ठीक है, चलिए समय भी हो गया। आरपी श्रीवास्तव जी, बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी। अनुज जी, और रावण की लड़ाई देवी शक्ति और असुरी शक्ति के बीच में थी। मैं उस बात के उस मुद्दे पर कोई बात नहीं करता। बिल्कुल रुद्र प्रताप जी ने एक बात सही कहा कि जो आपने मुद्दा उठाया है पिछले दिनों, बेरोजगारी है, महंगाई है और तमाम मुद्दे हैं, अगर उस पर आप डटे रहिए, उसको आप उसी को आप हथियार बना के सामने आइए तो ज़्यादा बेहतर है। जहाँ तक मुद्दा देने की बात है, राहुल गांधी की बात है या किसी अन्य नेता की बात है, तो अगर कुछ इस तरह की बातें आएंगी तो जो सत्ता पक्ष या प्रधानमंत्री जी को या भारतीय जनता पार्टी अक्सर एक प्रयास करेगी कि उन्हीं मुद्दों पर चुनाव की दिशा बदली जाए और शायद यही हो रहा है। लेकिन एक बात और भी है कि ये पिछले 10 साल में जो भी कुछ करना था, जो भी सरकार ने किया है, निश्चित रूप से सरकार भी अपने विकास के मुद्दे पर जो उन्होंने किया है उस पर न जा करके इस मुद्दे पर जा रही है। तो ये जो 2024 का चुनाव है, इसमें निश्चित रूप से बचना चाहिए किसको, विपक्ष को, कि इन मुद्दों से हट करके जो मूल मुद्दे हैं उस पर आगे बढ़ करके चुनाव में तैयारी करनी होगी। और जहाँ तक प्रश्न तैयार, देखिए राजनीति में न कोई तैयारी होती है, न कोई प्रश्न लिखे जाते हैं, जैसा मौका मिलता है वैसा मौके पर चौका मार दिया जाता है और हमें लगता है प्रधानमंत्री जी से बेहतर इस मामले में कोई नहीं है। ठीक है, होनी चाहिए, मुद्दों की होनी चाहिए, गरीब किसान मजदूर महिला की होनी चाहिए। हम उसको अच्छे लच्छेदार भाषण के साथ भ्रमित कर दें, मुद्दों से भटका दें, मूल मुद्दों से विषयांतर करके ही चुनाव चल रहा है अभी तक। और यही मुद्दों कौन कर रहा है? अनूप जी, कौन कर रहा है? कौन विषयांतर कर रहा है सर, मैं पूछ रही हूँ। विषयांतर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। राखी जी, इसमें कोई आपको अंतर नजर आ रहा है? रुद्र प्रताप जी भी वही कह रहे हैं और भी लोग वही कर रहे हैं। रुद्र प्रताप जी ये कह रहे थे कि आप मत जाइए किसी भी धर्म पर, वो ये कह रहे थे कि आप डटे रहिए। कांग्रेस और गठबंधन डटे रहे किसानों के मुद्दे पर, बेरोजगारी पर, भ्रष्टाचारी पर। नौकरी देने बात एक कहते ना कि खतरनाक घंटी थी बीजेपी के लिए, डटे रही है उस पर। सनातन को परिभाषित नहीं कर सकते, मूल मुद्दों पर बात नहीं कर सकते, गरीब किसान मजदूर रोजगार की बात नहीं कर सकते, चलिए शिक्षा। सर समय हो गया है और ज्यादा समझा नहीं पाऊंगी, फिलहाल इस चर्चा को रोकना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। 24 की लड़ाई शक्ति पर आ गई। देखिए, शक्ति पर आ जाए, भक्ति पर आ जाए, लेकिन बात मुद्दों की हो रही थी जो मैंने शुरुआत में ही कहा, उन पर बात करिए जो जनता से कनेक्ट करते हैं। ऐसे बयानों का क्या है, ये तो आते ही रहेंगे, लेकिन इससे बच के भी चलना होगा क्योंकि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस बिल्कुल क्लियर हैं। कल को कोई बड़ा उल्लंघन करेंगे, बहुत ज्यादा लेने के देने भी पड़ सकते हैं। तो ये राजनीतिक दलों को सोचना है, मुद्दों पर बात करिए, थोड़ा सा वक्त बचा है। और रही बात शक्ति की, वो स्पष्ट मैं फिर से कर दूं कि जनता से बड़ी कोई शक्ति नहीं है और वही जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करके किसको कहते ना कि एक रंग देगी और किसको बेरंग करेगी, ये जनता के हाथ में है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।